नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेज में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए घटना चक्र के सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें हमारा पहला सीरीज चल रहा है पूर्वालोकन राज्य व्यवस्था का, जिसमें हम लोग अब तक करीब 5 क्लास कर चुके हैं। आज हमारा 6वां क्लास है, जिसमें हम आज करेंगे आपको फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार। क्या दोस्तों? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट दोस्तों पढ़े सभी आप लोग होंगे, चूंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से रटे होंगे। हम पहले आज देखेंगे कि आखिर हमारे एग्जाम में पहले बनता कैसे क्वेश्चन, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके अर्थ क्या है। ठीक है, पहले समझते हैं अधिकार क्या है और उसके पहले मूल क्यों लगा है। अधिकार दोस्तों, राइट इज ए क्लेम। क्या है? राइट इज ए क्लेम। इसका क्या मतलब होता है? अधिकार एक दावा है। अधिकार एक दावा है। कैसा दावा है? अधिकार एक दावा का मतलब ये है कि किसी नागरिक का दावा है। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। यानी अगर उस किसी भी नागरिक के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह क्या कर सकता है? राज्य के खिलाफ न्यायालय की शरण ले सकता है। मूल क्यों लिखा गया? क्योंकि एक अधिकार आपने सुना होगा, एक होता है मानवाधिकार। कौन सा? मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या होते हैं दोस्तों? मानवाधिकार जो होते हैं प्रकृति प्रदत्त अधिकार होते हैं। प्रकृति प्रदत्त अधिकार का मतलब ये हो गया, ये ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें हमें बाय नेचर मिला हुआ, जैसे जीवन का अधिकार, प्रजनन का अधिकार, खाने पीने का जो अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब क्या हमारे मानवाधिकार हैं। होता क्या है, जब इन्हीं मानवाधिकारों को हम अपने संविधान में उल्लिखित कर दिए हैं या किसी संविधान में लिख दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मूल अधिकार। यानी क्योंकि हम सभी मानवाधिकारों को लिख नहीं सकते, सभी मानवाधिकार संरक्षण कर नहीं सकते, उनमें से कुछ जो बहुत आवश्यक हैं, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, उसको हमने क्या रखा है? अपने संविधान में लिख रखा है। उसे क्या कहा जाता है? मूल अधिकार। ठीक है, अब देखते हैं भारत में आखिर मूल अधिकार की शुरुआत कहाँ से होती है। आपको पता है दोस्तों, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट क्यों आती है, थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलते हैं। आपको पता है दोस्तों, 1919 में भारत शासन अधिनियम आता है। क्या आता है? भारत शासन अधिनियम, जिसमें यह कहा गया था उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा। और इसी के 10 साल की समीक्षा के लिए कहा गया था, 10 साल बाद एक समीक्षा की जाएगी और फिर ये देखा जाएगा आखिर उत्तरदायी सरकार गठन कैसे किया जाएगा, उसका प्रारूप कैसा होगा, इस पृष्ठभूमि में किया गया था। हुआ क्या, 10 साल नहीं पूरा हुआ तो इसके पहले 1927 में ही एक कमीशन गठित हो गया। आप लोग पढ़े होंगे, जिसका नाम है साइमन कमीशन। क्या नाम है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन होने का उद्देश्य ये था कि जो आपका 1919 का अधिनियम है, उसके आधार पर उसकी समीक्षा करना, प्लस ये देखना क्या भारत उत्तरदायी शासन की स्थापना करने लायक है या नहीं है। हुआ क्या, जब ये साइमन कमीशन बना, ये 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य। लेकिन अगर आप भारत शासन का नियम समीक्षा करने वाले हैं, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं, महोदय ये बताइए, तो भारतीयों को भी तो भागीदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन इस अधिनियम में भारतीयों की भागीदारी नहीं थी। मतलब जो सदस्य आए थे 7, 7 में से एक भी भारतीय नहीं थी। इसीलिए श्वेत कमीशन कहा जाता है। ठीक है, इसी के विरोध में क्या हुआ कि आंदोलन हुए। आपको पता है, साइमन गोबाई के नारे लगे और अपने नेता जो लाला लाजपत राय जी थे, वो उनका भी निधन हो गया था इसी के लाठीचार्ज में। हुआ क्या, तब ब्रिटिश ने एक चुनौती रखी भारतीयों के सामने। अगर आप अपने आप कितने बुद्धिमान समझते हैं तो एक क्या करिए, संविधान गठन करके दिखाइए, कोई संविधान बनाइए, कोई कानून बनाइए, तब समझे आप हम बड़े वीर समझते हैं। तब उसी को चैलेंज को स्वीकारते हुए एक रिपोर्ट बनी, जिसको मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में तैयार किया गया था। उसी को कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट में पहली बार क्या किया गया था, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। क्योंकि ये रिपोर्ट जो थी, एक प्रकार से संविधान के एक तो प्रतिबिंब कह सकते हैं, क्योंकि यह शुरुआती संविधान कह सकते हैं। इसमें पहली बार संविधान की झलक मिलती है। ठीक है, पूछा जाए भारत के इतिहास पहली बार संविधान झलक कहाँ मिलती है, तो होगा नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अब हुआ क्या, इसमें जब उन्होंने लिखा गया तो उसमें मूल अधिकार का भी उल्लेख किया गया, अगर पहली बार पूछा जाए। फिर क्या हुआ, आपके संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या किया गया है,
मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली और बात है, थोड़ा सा मैं और समझाना चाहता हूँ हल्का डीप में। डीप में ये है कि थोड़ा सा शुरुआती आर्टिकल देख लीजिए, वरना आप भूल जाएगा कि इसमें है क्या। बस देख लिया जाए, क्योंकि आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल देख लीजिए, तब उसमें हल्का सा मोटा लेखा देख लिया जाए। जैसे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में लिखा क्या गया। आर्टिकल 12 में ये लिखा गया, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा क्या मतलब है? राज्य की परिभाषा का मतलब है, उसमें ये लिखा है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। राज्य का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधायिका, कार्यपालिका, यानी इनके इन सब संस्थाओं के द्वारा जो भी नियम कानून विनियमन बनाए जाएंगे, या फिर कोई कंपनी होगी, कोई लिमिटेड कंपनी होगी, जो या कोई ऐसे संस्थान जो सरकार से वित्त या सहायता प्राप्त करते होंगे, वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। 13 में क्या है? 13 में ये कहा गया है, अगर कोई ऐसा कानून, ऐसे नियम या विनियमन जो इसके प्रावधान को न्यून करते हैं या कम करते हो, तो उनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया जाएगी और उसके प्रभाव को शून्य कर दिया जाए। किसके प्रावधान को? कि अगर वो फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करते हैं या फंडामेंटल राइट को कम करते हैं, तो उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा। कौन करेगा? ये करेगा न्यायालय। कौन करेगा दोस्तों? न्यायालय करेगा। और यहीं से आपको देखा जाए तो न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति मिलती है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत यहीं से होती है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक ये उल्लेख किया गया, समानता का अधिकार दिया गया। कहां से? 14 से लेकर 18 तक। ठीक है दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से? 19 से लेकर 22 तक। उसके शोषण विरुद्ध अधिकार है, कहां से लेकर है? 19 से लेकर 22 तक है। ये है 23-24। ये क्या? धर्म की स्वतंत्रता कहां से है? 25 से लेकर 28 तक। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ है? 29 से 30 तक। ठीक है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार कहाँ है दोस्तों? 32 में। अब ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को राज्य के कृत के विरुद्ध गारंटी के रूप में स्थान दिया गया। मैंने कहा था अधिकार क्या है? अधिकार वो होता है जो राज्य के खिलाफ कोई, अगर राज्य कोई कार्य करता है तो क्या उसके खिलाफ गारंटी देता है कि हाँ, वो आपको इससे संरक्षण मिलेगा। ठीक दोस्तों। मौलिक अधिकार पूर्णतया नैसर्गिक, अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा था नैसर्गिक मतलब प्रकृति प्रदत्त। प्रकृति प्रदत्त का मतलब ये हो गया ऐसे अधिकार जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब मौलिक अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि अगर आपात को उद्घोषणा के संदर्भ में अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? आपको पता है, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात के क्या क्या तर्क, बस इतना समझिए बस। उसमें ये कहा गया है, 58 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, सॉरी अनुच्छेद, हाँ 58-59 में कहा गया अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य जो प्रावधान होंगे वो क्या होगा आपका, मतलब कि अन्य मौलिक अधिकार क्या न्यून हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कुछ कर दिया जाएगा। लेकिन 20 और 21 को इनवैलिड ये नहीं किया जाए। किस में लिखा गया? 358 और 59 में। ठीक दोस्तों, आगे क्या है? मौलिक अधिकारों को न्यायवाद या न्याययुक्त बनाया गया। इसका मतलब क्या है? अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, क्या होगा? इसको आप न्यायालय में, अब इसके न्यायालय में क्या कर सकते हैं? वाद दायर कर सकते हैं। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि संविधान में 7 थे। क्यों? एक कहाँ गया? एक चला गया। एक था आपके संविधान में संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे कहाँ बना दिया गया? इसे अनुच्छेद 301 द्वारा नए उसमें जोड़ दिया गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। एक सेकेंड, हल्का साफ कर लें। फिर कह रहा है, भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से। अमेरिका के अधिकार बिल से मतलब क्या है? अमेरिका में दोस्तों दरअसल अगर पूछा जाए सर्वप्रथम किसके संविधान में अधिकार दिया गया, तो क्या है? अमेरिका का संविधान। ठीक है।
उसी में क्या है, सर्वप्रथम अधिकारों की घोषणा की गई थी और भारत जो मौलिक अधिकार है वहीं से प्रेरित है। यानी कि पूछा जाए भारत का मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है या कहाँ से प्रेरित है, उसका आंसर क्या होगा, यही होगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के संरक्षण दायित्व न्यायपालिका के पास है। ठीक है, मतलब कोई उल्लंघन करता है उसको क्या कर दिया जाएगा, इनवैलिड करार कर दिया जाए। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी विधि को वित्त की समझ क्षमता, अब देख रहे हैं तो अनुच्छेद 14 में लिखा क्या गया है। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 14 में लिखा क्या गया है, अरे दोस्तों अनुच्छेद अनुच्छेद 14 में जो लिखा गया है एक बार फिर से देखते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है, वित्त की समझ क्षमता। वित्त की समझ क्षमता मतलब क्या हो गया कि कोई भी विधि से ऊपर परे नहीं है, मतलब सब चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, क्या हो, सब विधियों की क्या है, समझ समान है। सबके लिए एक ही कानून है, सबके लिए एक ही नियम पालन होगा। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 15 तक कुल 5 प्रकार के अनुच्छेद दिए गए हैं। कौन कौन सा, एक है वित्त की समझ क्षमता जो अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या हो, विभेद से प्रच्छेद किया गया। इसका मतलब अनुच्छेद 15 जो लिखता है क्या कहता है, किसी को भी, मतलब कि इस आधार पर कोई प्रतिभेद या भेद नहीं किया जाएगा। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। समता क्या होता है मैं आपको पहले समझा चुका, पहले वीडियो में देखिए, बड़ा अच्छा मैंने समझाया है। क्योंकि अब ज्यादा टाइम वीडियो लेंदी हो जाता है इसलिए नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप इसे देख रहे होंगे तो अगर सीरीज से आप देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छी चीजें शुरुआत में समझाई है। अब उसे देख लीजिए, क्योंकि बार बार रिपीट होगा तो टाइम वेस्ट होगा सभी का। अनुच्छेद, इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो अनुच्छेद 16 है इसी में यहीं से आरक्षण का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, आरक्षण का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। ठीक है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अनुच्छेद 17 के तहत खत्म किया जा रहा है। उपाधियों का अंत मतलब ये है दोस्तों, जैसे होते हैं पहले राय बहादुर, शेर बहादुर, खान बहादुर, फलाना बहादुर, राय साहब, ये जो उपाधियां दी जाती थी और लोग अपने नाम के आगे जोड़ते थे, अब ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक दोस्तों, फिर है एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड हल्का सा इरेज कर दें, क्योंकि वॉइस नहीं जा रही थी, मुझे लगा वॉइस चल रही है, वो गलती हो गया। खैर, अनुच्छेद 19 के तहत क्या है दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब क्या हो गया कि आप कोई भी चीज, क्या अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये सब जो स्वतंत्रता लिखा गया है किसमें है, अनुच्छेद 19 के तहत है। और अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों, वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलना नहीं, विचार को अभिव्यक्त करना। वाक मतलब होता है बोलना, एवं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब ये होता है जो कुछ आपका विचार है उसको दूसरे के सामने एक्सप्रेस करना। ठीक है, ऐसा नहीं हम हमारी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में चले पड़ोसी गाली देने लगे उससे ये कहे भाई साहब तो हमारी वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं, आपकी स्वतंत्रता वहीं सीमित हो जाती है जहां दूसरे का अधिकार क्या होता है, लागू हो जाता है। यानी आप अपने अधिकार अपने ही सीमित दायरे में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता शामिल है, यानी जो मीडिया वगैरह इतना छापते हैं सरकार के विरुद्ध, सरकार तब बोलते हैं या फिर सरकार के पक्ष में बोलते हैं, ये उनका क्या है, राइट है। प्लस न्यायालय ने यह भी कहा सूचना का अधिकार जो है इसी के अंतर्गत आता है। ठीक दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 1 ख में शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। निरायुध सम्मेलन का मतलब है आप कोई सशस्त्र हथियार लेकर नहीं सम्मेलन कर सकते, आप वैसे ही सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे क्या है, आगे ये है कि संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, आप कोई भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कोई भी संगठन वगैरह बना सकते हैं, जैसे होता है कोई पार्टी बना लिए, कोई संगठन बना लिए या कोई कंपनी बना लिए, इस प्रकार का आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें किसी का रोक टोक नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 19 घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह भारत के किसी भी क्षेत्र में आप आ जा सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 एक अंगा के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने, बस जाने स्वतंत्रता है, यानी ध्यान देना है इसमें कुछ लिमिटेशन लगाई गई हैं, आप इसे ध्यान दीजिएगा, आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या लिमिटेशन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 एक 6 के द्वारा कोई वृत्त, व्यापार,
कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। और वित्त ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो राज्य के खिलाफ हो। ठीक है। अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 1(4), ध्यान दीजिएगा, दरअसल हुआ क्या था, पहले 1976 में एक कॉन्सेप्ट आप बताता हूँ हल्का सा। दरअसल हुआ क्या, 1976 में 42वां संविधान संशोधन आता है। ठीक, उसमें किया क्या गया, समाजवादी शब्द क्या हो उस प्रस्तावना में शामिल किया गया। अब जब प्रस्तावना में समाजवादी शब्द शामिल कर दिए, चूंकि इसके पहले समाजवादी हम थे बट हमने स्पष्ट रूप से लिखा नहीं था, जैसे मैंने इसको शामिल किया, इसका मतलब क्या, समाजवाद में विशेषता ये होती है, आप संपत्ति पर किसी निजी का स्वामित्व तो नहीं हो सकता, संपत्ति पर समुदाय का स्वामित्व होगा। यानी अनुच्छेद 19 जो था, जहां आर्थिक स्वतंत्रता हमने दे रखी था, वह इससे कंट्राडक्ट करने लगा, मतलब इसका उल्लंघन करने लगा। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन में इसे समाप्त कर दिया गया, और समाप्त क्या कर दिया गया, 301 के तहत इसे नया अधिकार बना दिया गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है, संबंध अपराधों के लिए दोष से संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी जीवन का अधिकार की बात की गई। और ध्यान दीजिएगा 21 का में शिक्षा का अधिकार है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक दोस्तों, और अनुच्छेद 22 में क्या है दोस्तों, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निषेध और निरोध की बात की गई है। अनुच्छेद 24 क्या है दोस्तों, 14 वर्ष कम आयु बच्चों के लिए कारखानों इत्यादि में परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन की निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 24 में क्या है दोस्तों, मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम को क्या करता है, प्रतिषेध करता है। दुर्व्यवहार का मतलब ये हो गया, इससे महिलाओं का व्यापार होता है, लड़कियों का व्यापार होता है, या फिर लोगों का व्यापार हो जाता है, एक दूसरे का स्थान बेच दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, दुर्व्यवहार कहते हैं। बलात्श्रम का मतलब ये होता है, आप किसी से जबरदस्ती बिना पेमेंट का, मैंने बिना भुगतान के आप श्रम नहीं करवा सकते। ठीक, अगर करवाते उसे बलात्श्रम कहा जाएगा। और भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना गया है या घोषित किया गया। इसका मतलब क्या है, अब ने 19 अनुच्छेद 17 पढ़ा, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कानून बनाया गया जिसका नाम है अस्पृश्यता को दंडनीय अधिनियम या सिविल अधिकार अधिनियम। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली संरक्षण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार। इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, अगर भारत देश के अंदर कहीं घूमते हैं तो अनुच्छेद 19 लागू होता है, और भारत के बाहर विदेश में कहीं जाते हैं तो क्या लागू होता है, अनुच्छेद 21 के तहत आप जाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने उन्नयन कृष्णन बनाम, ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय ने उन्नयन कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में 1993 में संविधान का अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था। धार्मिक स्वतंत्रता किसमें है दोस्तों, अनुच्छेद 25 में क्या है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। जो सिख होते हैं उनके पंचकंका कहा जाता है ना, तो पंचकंका के तहत जो कृपाण धारण किया जाता है वो भी इसी के तहत धारण करते हैं। ठीक दोस्तों, क्या है आगे, संविधान का अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबंधन की बात की गई है। यानी पहले क्या करेंगे, हम धर्म को प्रचार प्रसार करेंगे, अपनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके कार्यों को प्रबंधन करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, कुछ भुगतान शुल्क वगैरह होगा तो उसको लिया जाएगा। और अनुच्छेद 28 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 28 में है क्या है, कोई शिक्षा, धार्मिक शिक्षा वगैरह देने की बात की गई है। अनुच्छेद 29 क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए क्या शिक्षा संस्थान की स्थापना की बात किसमें करी गई है, अनुच्छेद 30 में। भारतीय संविधान के 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर, मैंने बताया ना 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक दोस्तों, क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई आपके अधिकार को उल्लंघन करता है, मान लीजिए कोई आपको बंदी बना लिया
या कोई कहता नहीं हम बड़े हैं, हम आप हमारा यानी कुछ भी उल्लंघन करता है, आप अनुच्छेद 32 तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या अनुच्छेद 26 तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर अपील दायर कर सकते हो उसके खिलाफ। ठीक दोस्तों, और सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों को परिवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 तहत कई प्रकार के आदेश जारी करते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। और कैसा है, कौन कौन सा आदेश है देखते हैं। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को क्या किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसका क्या करे, नाम से स्पष्ट कह दीजिए, बंदी मतलब कोई गिरफ्तार किया गया, प्रत्यक्षीकरण में प्रस्तुत करना। जहां बंदी के प्रस्तुत करने की बात की जाए क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को क्या करेगा, छोड़ने का आदेश दे सकता है। परमादेश, परमा मतलब परम धन आदेश, ध्यान दीजिए, परम धन आदेश या यह आदेश जारी किया जाता है किसके द्वारा, जब न्यायालय को लगता है कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून का या संवैधानिक पद का दायित्व नहीं कर रहे। जैसे अभी क्या है, श्रीनेत जी जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, जो धरना दे रहे हैं बच्चे, उसका एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, क्या है, तो भाई न्यायालय दायर कर सकता है, न्यायालय कह सकता है। ठीक दोस्तों, प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार के क्षेत्र को अतिक्रमण करके किसी मुकदमे को सुनवाई करती है। इसका मतलब क्या है, तो पहले सुन पूरा पढ़ लेते समझाते हैं। तो ऊपर की अदालत यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ऐसे करने से रोकने के को प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब मना करना। इसका मतलब जब कोई अदालत अपने छोटी अदालत में, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल कोर्ट हो, अपने आप 30 मार कहाँ समझती है और कुछ नहीं मतलब कुछ न कुछ करने लगती हैं या कोई अलग सुनवाई करने लगती हैं, इसमें जब न्यायालय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब रोकता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिषेध कहा जाता है। अधिकार परीक्षा, नाम से क्लियर है, अधिकार परीक्षा मतलब जब न्यायालय को लगता है, क्या लगता है, कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं, यानी उसको नियुक्त ही नहीं होना चाहिए था, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसको क्या कर सकता है, उसके कार्य को रोक सकता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्या है, अनुच्छेद उत्प्रेषण। जब कोई निचली अदालत सरकारी अधिकारी बिना अधिकार या कोई कार्य करता है, यानी मतलब कोई अधिकारी हो, कोई निचली अदालत हो, मतलब बिना किसी अधिकार कोई काम करने लगे और फिर तब क्या हो, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को प्रस्तुत करने की बात करता है, तो क्या वो उत्प्रेषण कहा जाएगा। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 352 तक जब युद्ध वायाक्रमण के कारण राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किए जाते हैं, क्या होता है दोस्तों, 358 के तहत अनुच्छेद 19 क्या होता है, मूलतः क्या होते हैं, अपने आप निलंबित हो जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर राष्ट्रीय आपात लागू हुआ, अनुच्छेद 19 जो है स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। कहां पर लिखा गया, 358 में लिखा है। फिर लिखा है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, यानी 20 और 21 छोड़कर क्या होगा, अपने आप को सब निलंबित हो जाएंगे। मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति अनुच्छेद 300। ध्यान दीजिएगा, अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, अनुच्छेद 358 है, ध्यान दीजिएगा, 358 में क्या किया है कि 19 को स्वतः निलंबित कर रहा है, यानी आपके पास 14 से लेकर 14, 15, 16, 17, 18, फिर 20, 21 से लेकर 30 तक जो राइट हैं सब हैं। लेकिन जब अनुच्छेद 359 लागू किया जाएगा, इसमें क्या हो, सिर्फ 2 अनुच्छेद छोड़े जाएंगे। कौन कौन से, अनुच्छेद 20 और 21। 20 और 21 क्यों, क्योंकि 21 में क्या लिखा है, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार मतलब ये, अगर ये इस अधिकार को ना रोका जाए तो आदमी किसी को भी रोक, मतलब कुछ भी उसका जीवन रोक सकता है या फिर मार सकता है, हत्या कर सकता, कहेगा ना हमें राइट मिली है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों, क्योंकि आप इन 2 अधिकारों को रोककर बाकी सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। ऐसा कहां लिखा गया, 359। ठीक दोस्तों, आगे क्या, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी ये राइट कब से मिला, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक ठीक दोस्तों, 21 से
बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ने बहुमत के निर्णय के अभिनिर्धारित किया कि मृत्यु कारिका करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड 14, 19 और 21 के अतिक्रमण नहीं करता और संवैधानिक। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग जो जिनको फांसी हो रही थी उनके दिमाग में क्यों न चले हम कोर्ट चले और हमारी फांसी रुक जाएगी, इसलिए या ये भाई साहब ये हमारे मौलिक अधिकार है, ये हमें जबरदस्ती फांसी दिए पड़े हैं। तो अब न्यायालय ने केस में कहा, किसमें कौन सा था, बच्चन सिंह केस में कहा भाई साहब आप भले हैं लेकिन ये 14 और 19 का अतिक्रमण नहीं करता है, ठीक है, 14, 19 और 21 का, इसलिए आपको फांसी देना जरूरी है, वरना क्या होंगे अब समाज के लिए और खतरनाक हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, आप प्रश्न को देखिएगा। कौन सा प्रश्न है? 22/2021 का है। क्या है? कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र के स्वतंत्र सर्वोत्तम सुरक्षा नियत है? कौन से दोस्तों? शक्तियों का पृथकीकरण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनके जो कार्य हैं, इनको कार्यों को अलग अलग करके लिखा गया है, ये पृथकीकरण, इसे क्या कहेगा? शक्तियों का पृथकीकरण कहा जाएगा। ठीक दोस्तों, देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका से तात्पर्य है कि जब न्यायालय सरकार के सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो, ठीक है, ऐसे न्यायालय सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिक, विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकते। शक्तियों का विकेंद्रीकरण संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णय क्षमता संकेंद्रित करता है, जिससे तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है और नागरिकों के स्वतंत्रता प्रभावित होती है। इसका मतलब क्या है? अगर शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया तो क्या हो, एक ही व्यक्ति के अंदर शासन मतलब शक्तियां रहेंगी तो क्या करेगा? जो चाहे सो करेगा। जैसे कौन? किम जोंग, तो क्या है, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए निर्वाचित सरकार नागरिकों के प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है, परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार की प्रभावित हो सकती है। शक्तियों का पृथकीकरण से तात्पर्य है तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। मैं बता रखा हूं आपको पूरा क्या है। 1921 में कांग्रेस के किस अधिवेशन मौलिक अधिकारों को पारित किया गया? ध्यान देना, 1921 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? कराची का अधिवेशन हुआ था। कौन सा अध्यक्षता किए थे उसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसी समय क्या था? मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ध्यान देना कौन सा सही है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने का नेहरू रिपोर्ट में समर्थन किया गया था। सही है। अशकान अधिनियम 1935 में मूल अधिकार, ये गलत है। अगस्त प्रस्ताव में नहीं, अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या था कि उसमें कहा था संविधान सभा का गठन किया जाएगा और ठीक। और क्रिप्स मिशन 1952 में भी ऐसा कुछ नहीं कहा था। कौन था? नेहरू रिपोर्ट ही था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी भी कठिनाई या दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। किसने कहा है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। कब कहा था? मौलिक अधिकार पर अंतरिम रिपोर्ट को संविधान सभा द्वारा अपनाए जाने के प्रस्ताव को 30 अप्रैल 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता बताया? किसने कहा था? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। क्या कहा इसने? ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। आगे क्या? मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? वाद योग्य। अभी मैंने आपको बताया कि क्या अगर आपको उल्लंघन हो जाता है तो क्या होता है? आप इसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है ना। ये देखिए, सामाजिक आर्थिक एजेंडे के साकारित करने के लिए वाद योग्य अवाद योग्य दो तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य। लेकिन तो क्या है? अवाद योग्य। अवाद योग्य मतलब यह अगर उनका उल्लंघन भी होता है
तपा चुके उसके खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? किसी भी निलंबित सॉरी कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, 358 और 359 तहत क्या पढ़ा, इसे निलंबित किया जा सकता है, यानी आपातकालीन स्थिति में क्या किया जा सकता है, इसको निलंबित किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, जस्ट अभी मैंने कहा अनुच्छेद 358 359 में आपातकाल की घोषणा के परिवर्तन में की स्थिति में मौलिक अधिकार क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कौन सा? ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। इस संविधान भाग 3 में है, ये भी सही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित, ये नहीं, ये डीपीएसपी उपलब्ध कराता है। ये संयुक्त राज्य के अमेरिका के बिल ऑफ राइट की बात नहीं, ये भी गलत है। बिल ऑफ राइट की बात है, यानी एक और दो सही है। ठीक दोस्तों, कब पूछा गया? 98 में पूछा गया था। ठीक है, क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। आर्थिक न्याय को नहीं सुनिश्चित करते भाई साहब, इसमें गलत ही हो, ये बल्कि नीति निश्चय तो करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार का कित राज्य के विरुद्ध गारंटी है, इन्हें संविधान भाग 3 में समाहित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल ऑफ राइट से भाती हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रश्न है, यह संविधान प्रस्तावना में उद्भूत है और संविधान भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 4 में निश्चित तत्व में एक दूसरे से पूरक। इसका मतलब क्या है? यह ऑप्शन सी सही है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? कहाँ दोस्तों? 1235। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ऊपर देख चुके हम लोग, जल्दी इस प्रश्न को देखेंगे। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानून को प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13। इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी कानून क्या होगा, अप्रभावी हो जाएगा या फिर खत्म कर दिया जाएगा। क्या है? संविधान का अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 13 के प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता हो या न्यून करता हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 45 केंद्र और राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार पे क्या है, इसको रोक लगाता है। ठीक दोस्तों, सेम प्रश्न छोड़ेंगे। समता का अधिकार किसमें किसमें दोस्तों? 14 से 18 तक। कहाँ है? 14 से 18 तक। 14 में क्या है? विधि की समता। 15 में क्या है? धर्म मूलवंश जाति जन्म स्थान के आधार पर भेद। 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समता। 17 में क्या? अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। ठीक दोस्तों, समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? 14, 15, 16। ठीक है, कौन का? 2, 3, 4 देख चुके हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से निम्न अनुच्छेद में से कौन सा विधान पर सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है दोस्तों? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 14। 13 में क्या है? पुनरावलोकन है। क्या है? पुनरावलोकन है। ये इसका मतलब क्या है? पूर्ण नियंत्रण मतलब ये हो गया कि अगर कानून मतलब संसद या राज्य विधायिका कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे क्या हो कि लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो। ठीक है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह बंद करता है कि किसी व्यक्ति को विधि की समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या है? संविधान के कौन सा अनुच्छेद कानून की संरक्षणता है? अनुच्छेद 14 है। ठीक, कानून का समान संरक्षण अनुच्छेद 14। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधायन, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित तथा अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 14 ही है। ठीक है, इसे कहते हैं विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ कहते हैं। डाइसी ने बोला था रूल ऑफ। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समान समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के शासन का मूल तत्व, जिसका तात्पर्य है सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, अतः कानून को लागू करने
के मामले में कोई विधायन जो किसी नागरिक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्दिष्ट एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो वह संविधान का अनुच्छेद 14 के तहत विधि के शासन का उल्लंघन करता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। विधि का नियम क्या है? कानून का अधिराज्य। विधि का नियम क्या मतलब है? हाँ, कानून का शासन है, सभी के लिए कानून एक और सभी के लिए न्यायतंत्र, एक न्यायतंत्र। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। विधि का शासन अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे, एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा आप लोग। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद किसमें लिखा है दोस्तों? 15 में। क्या लिखा है? एक मूल अधिकार है, किसमें है? समता का अधिकार। क्यों? क्योंकि ये 14 से लेकर 18 तक समता है। ये कहाँ से? 29 से 30 तक शोषण विरुद्ध, 23 से 24 तक धार्मिक, 25 से 28 तक, इसीलिए। ठीक, जैसे ऊपर में समझा चुका हूँ। क्या है? अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समता का अधिकार उल्लेखित है। ठीक है। मद्रास राज्य बनाम दोराया राजन 1951 मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के परिणाम समूह कौन सा मौलिक अधिकार संशोधित किया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इसको क्या क्या है इसमें का पूछा था? यूपीपीसीएस 1997। मद्रास राज्य चंपकाई दो राजन 1951 मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार 15 को संशोधित किया और इसमें संविधान का पहला संविधान संशोधन 1951 के धारा 2 अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के उन्नति के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने का प्रावधान किया गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रावधान है दोस्तों? 15(4). अभी जस्ट ऊपर देखें, 15(4) और 16(4) को दोनों एक साथ में दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किए गए हैं और 103 के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या जोड़ा गया था? EWS। अगर पूछा जाए EWS कहाँ पे? 15(6)(16)(6) में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के अवसर की समानता की बात करता है दोस्तों? कहाँ पे है? 16। सभी नागरिक के लिए, सभी नागरिक के लिए जहाँ पे बात है वहाँ के 16(1), 16(2) है और जहाँ सबके लिए विशेषता की बात है वहाँ 16(4), 16(5), 16(6) ये जोड़ा गया है। ठीक दोस्तों, भारतीय संविधान में जैसा निहित है कौन सा समता के मौलिक अधिकार नहीं है? कानून समता है, सामाजिक समानता है, औसत समता है, आर्थिक समता नहीं है। आर्थिक समता नहीं है। ठीक है, कहाँ है? ये डीपीएसपी में दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार पर निर्मित करने के लिए उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है। अच्छा, क्या है? समान लोगों में विधि का शासन, विधि समान होती है और समान रूप से प्रशासित होती है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। दोनों है और दोनों स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है 2016 का। क्या है आगे? राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार पर निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों को गरीबी, पिछड़ा और वंचित आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ये क्या है? इसमें उल्लिखित किया गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या इसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णय में यह विचारधारा
विचार किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए 335 द्वारा सीमित होंगी, और भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, संविधान में कभी भी किसी चीज को परिभाषा नहीं किया गया। इस ऑप्शन इसलिए अपने आप गलत है, अगर आप कॉमन सेंस लगाते तो शायद ये प्रश्न करके सही आता। कब है? IAS 2023 का प्रश्न है। क्या इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) और 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है। और क्या क्या कहा गया है इसमें, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं के पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति के पदों पर आरक्षण के लिए उपबंध निवारित नहीं करेगा। ठीक दोस्तों, इंदिरा साहनी केस होता है। इंदिरा साहनी केस में 1992 में और फिर M नागराज बनाम 2006 में यह विचार किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए 335 द्वारा सीमित होंगी। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर यह भी कहा, संघ या किसी राज्य की कार्यपालिका से संबंधित सेवाओं पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे क्या है, 16(4)A जोड़कर अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए वनोन्नति कब आरक्षण दिया गया दोस्तों? 77वें संविधान संशोधन। इसका मतलब क्या है कि जो ST होते हैं और SC होते हैं, अगर उनको प्रोन्नति में आरक्षण मिलना है, इसके तहत कब दिया गया? ये कब है? 77वां संविधान संशोधन। ठीक दोस्तों, 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा 16 में खंड 4(1) को जोड़कर यह सब प्रावधान किया गया। ठीक दोस्तों, फिर क्या है, 25वें संविधान संशोधन 2001 में इस खंड को प्रमाणित ज्येष्ठता के हेतु भी भूतलक्षी प्रभाव शामिल। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पहले से है उसमें मतलब कि प्रोन्नति चाहता है तो भूतलक्षी प्रभाव उसमें जोड़ा गया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 17 द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है प्रश्न, अस्पृश्यता उन्मूलन का कहाँ है? अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता, छुआछूत 17। ठीक दोस्तों, SC ST के लिए किस अनुच्छेद में? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 17 में सब कुछ ये अधिकार दिया गया, कोई इनको मतलब टचेबिलिटी अनटचेबल नहीं घोषित कर सकता। ठीक है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों में से किस समर्ग में अस्पृश्यता के लिए निवेदन विभेद विरुद्ध संरक्षित समाविष्ट है? कौन सा दोस्तों? समता का अधिकार, यानी कि आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जो समता का अधिकार है किसमें किसमें? 14, 15, 16, 17, 18 तो आया कि नहीं? इसी के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। भारत में अस्पृश्यता निवारण के उपाय कौन कौन से? कानून बनाकर, शिक्षा द्वारा, जंगायु द्वारा, नौकरी में प्रवेश द्वारा। चारों सही है। नौकरी में प्रवेश दिला के इसमें मना कर 1, 2, 3। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या है? अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अच्छा, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। क्या बात है? दोनों सही है, दोनों सही भी है। ठीक, आगे चलते हैं। BO में पूछा गया प्रश्न था। क्या है? संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और उन्हें अवसर से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गलटुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिसे उन्हें हिंसा शांति अनुसंधान नामक लेख से प्रस्तुत किया। संरचनात्मक हिंसा कुछ उदाहरण मिलते हैं। ठीक, जैसे प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता,
वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि के आधार पर किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, भारतीय संविधान निम्नलिखित में अनुच्छेद में कौन सा वर्ग भिन्न है? ध्यान देना है, इसमें अब विवाद आता है तो अधिक बात देख लीजिएगा। क्या भारतीय संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ किस 4 अनुच्छेदों में है दोस्तों? इसमें है 19 से लेकर 22 तक। कहाँ है? 19 से लेकर 22 तक। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार बनाया गया दोस्तों? अनुच्छेद 19 में। ठीक दोस्तों, हम लोग ऊपर एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। जहां समझाने लायक होगा वहां मैं खुद बता दूंगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19। और कौन सा 19 से अनुच्छेद 19 का, ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता बताता है? अनुच्छेद 21, 19। 21 में क्या है? जीवन और जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान में स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, इसमें नहीं कहा है, मतलब किंतु यह आजादी निहित किसमें? अनुच्छेद 19 में। मतलब कि इसमें कह रहा है कि ये आजादी का अधिकार नहीं दिया गया, फिर भी हम मानते इसमें है। बार बार वही प्रश्न बन रहा है, बार बार वही प्रश्न। झंडा फहराने कहाँ है? जिसे पूछा है झंडा फहराने का अधिकार कहाँ से दोस्तों? अनुच्छेद 19 वहां से ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित कौन सा बिना अधिकार के हथियारपूर्ण शांति ढंग से सम्मेलन की बात करता है दोस्तों? अनुच्छेद। और कौन सा शामिल नहीं है? घेराव अफसर अपना कर्तव्य नहीं निभाते, यानी आप किसी घेराव नहीं कर सकते इसके अंतर्गत। क्या? अनुच्छेद 19 का शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार को उल्लेख है, और साथ ही अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग भारत की प्रभुता, अखंडता, लोक स्वास्थ्य के हित में युक्त निबंधा अधिरोपित करने की शक्ति दी गई। ठीक दोस्तों, क्या है आगे? निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों? अवांछनीय आलोचना, यानी इसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते आपने कैसी मेरी आलोचना की। ठीक है, बस वही भाषा और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता 1900 कौन सी है? एक सेकंड मैं बता रहा हूं। प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19(2) में भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के प्रयोग तक संगत प्रतिबंध, यानी ऐसे कौन से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किसके आधार पर इस पर रोका जा सकता है? राज्य की सुरक्षा, मानहानि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और राजद्रोह, किसके आधार पर रोका जा सकता है? पहला, दूसरा और चौथा। राजद्रोह से कोई मतलब नहीं है। भारतीय गणराज्य में संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित दोस्तों? अनुच्छेद 21। बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया है, अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन किए हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। 20 में अपराधों के लिए दोषित का संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का से संरक्षण का अधिकार है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक होता है विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया। ये कहाँ से है दोस्तों? यह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया शब्दावली अर्थ प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है अमेरिकन संविधान में सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात आ जाए, कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 5 लिया गया, जापान से लिया गया। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों की विदेश यात्रा से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 21। अभी जस्ट हम लोग देख चुके। कौन सा केस था? स्वतंत्र सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर क्या है 1967 में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में मामले में न्यायालय ने क्या कहा था? अनुच्छेद 21 के तहत दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली को, इस शब्दावली में संचरण का था इच्छा अनुसार कहीं भी जाने का है और विदेश भ्रमण का। ध्यान दीजिएगा, भारत के अंदर भ्रमण करना है तो अनुच्छेद आपका 19 ही काम आएगा। मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन त्रुटि कथन पहचानिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया गया था? भार की याचिका
कर्ता पर सिद्ध करे कि कानून की प्रक्रिया से उससे जीवन में दैहिक स्वतंत्रता के वंचित नहीं किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय निर्णय के तहत अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संदर्भ में यह भार याचिका पर नहीं कि यह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है उसे स्वेच्छाचारी है, बल्कि यह भार राज्य पर है। ठीक है, यह सिद्ध करे कि ऐसे कानून प्रक्रिया इच्छा स्वेच्छाचारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे, तब के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको बहुत से पीडीएफ और मटेरियल मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि एमओ क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मौलिक अधिकार कवर कर रहे थे, जिसमें लास्ट टाइम हम लगभग 50 यहाँ तक 55 प्रश्नों तक पहुंचे थे। अब उसके आगे देखते हैं और क्या, चूंकि मौलिक अधिकार है, यहाँ से आए हुए प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या है आज का पहला प्रश्न? आज का पहला है निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? ध्यान देना है दोस्तों, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो आपके संविधान में लिखे गए हैं, बट कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जिसे न्यायालय समय समय पर क्या है निर्धारित किया है कि ये मौलिक अधिकार होना। जैसे आवास का अधिकार हुआ, अच्छा विदेश जाने का अधिकार हुआ, पूछा है कौन कौन सा है इसमें। फिर पूछा है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ये कौन से तीनों जो राइट्स हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए। कब को दिए गए हैं देखते हैं। एक है चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में वाद में दिए गए। क्या कहा कि आश्रय का अधिकार, क्या कहा, आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। ठीक दोस्तों, और क्या कहा, न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां गरिमापूर्ण जीवन जिया जा सके। इसका मतलब क्या है, ऐसा घर नहीं कि आप उसके ऊपर अत्याचार करते रहे, डेली मारते पीटते रहे, तो ऐसा घर के लिए बात नहीं की गई है। सतवंत सिंह केस आया है बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली। इस केस में तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में इसमें विदेश जाने के अधिकार को क्या क्या कहा गया, अनुच्छेद 21 के तहत क्या मूल अधिकार बनाया गया। ठीक दोस्तों, आगे समान कार्य के लिए समान वेतन, यद्यप संविधान का अनुच्छेद 39 का, हालांकि ये टीपीएसपी है, ध्यान देना है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग है, लेकिन एक केस आया है कौन सा, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ AIR, मतलब ऑल इंडिया में जो भारत संघ वाली बात हो रही है। 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 में आलोक अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने के समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों को समान कार्य के समान वेतन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में परिभाषित मौलिक अधिकार को माना, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय दिया उसी को माना है। अब ध्यान देना है, चूंकि क्या है, सुप्रीम कोर्ट बार बार निर्णय देती रहती है, उस निर्णय का आधार क्या सही है क्या नहीं सही है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 21 का विस्तार बहुत किया गया। अनुच्छेद और 21 और 19 को न्यायालय ने बार बार निर्णय के माध्यम से कई विस्तार किया, जिसको हम आज अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे विदेश जाने का अधिकार, शहर जाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार और सूचना को प्राप्त करने का अधिकार। ये तो 19 के तहत है, आपको पता है, कल हम लोग चर्चा किए थे। अब कह रहा है प्रश्न क्या है, पहले देखते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) का अनुच्छेद D और अनुच्छेद 21 को एक साथ मिलकर पढ़ा जाना? इसका मतलब क्या है, ऐसा कौन सा अधिकार है जो अनुच्छेद 21 और 19 को एक साथ पढ़ा? ध्यान देने का, ये ट्रांजैक्शन वाला बात होता है। 14, 19 और 21, ये 21, ये आपके संविधान के जो मूल अधिकार दिए गए हैं, ज्यादातर जो न्यायालय देता है इसी पोर्शन पर न्याय देता है। क्यों? क्योंकि इसका विस्तार असीमित है, जहां जिस क्षेत्र में लागू करना चाहे वहां हम क्या कर सकते हैं, इसको लागू कर सकते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, न्यायालय उसमें बार बार इस पर निर्णय देते रहता है। और इसमें प्रश्न का आंसर क्या है, एकांतता का अधिकार। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्ट मूल अधिकार में नहीं है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने सृजनात्मक निर्वचन
और चारों अधिकारों को मूल अधिकारों के रूप में अंतर्निहित माना है। विशेषकर अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को भिन्न भिन्न निर्णयों में एक चीज ध्यान देना है, अभी कुछ अनुच्छेद ऐसे मिलेंगे आपको, कुछ चीजें ऐसे मिलेंगी जिसमें बहुत विस्तार किया गया है और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा चाहिएगा, क्योंकि जो चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है उसे पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक दोस्तों, जैसे गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1975 में मलक सिंह, अन्य बनाम पंजाब हरियाणा वाद तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र निर्बाध संचरण का अधिकार है। मतलब कहीं भी आप रहने का, यानी कहीं भी आने जाने का क्या है, अधिकार है। अनुच्छेद अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता, निजता का अधिकार आपको पता है। पुट्टा स्वामी जो केस आया 2017 वाले, लिखा भी है इसने, जो पुट्टा स्वामी केस भारत संघ जो केस आया 2017 में, इसके बाद में भी न्यायालय ने क्या कहा, निजता अधिकार को क्या कहा, 21 के अंतर्गत माना है। AIS का प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। और सर्वोच्च न्यायालय ने 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने इसको निर्णय दिया था। अब कुछ ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, देखते हैं। जैसे अच्छे पर्यावरण का, सिख विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैरों में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध। इसका मतलब ये, जो पहले क्या होता था, जब किसी को पकड़ा जाता था पुलिस के द्वारा, पुलिस उनके ऊपर अत्याचार जब करती तो कुछ भी करने की उनके पास अपने पास क्षमता समझती थी, ऐसा न्यायालय ने रोका है। फांसी में विलंब के विरुद्ध का, इसका क्या मतलब, मान लीजिए आप फांसी दे रहे हैं, किसी को सुना दिया आपको फांसी दी जाएगी, अब बेचारा दिनों रात मरा पड़ा है, इसका नहीं, आप जब उसको फांसी दे रहे उसको तुरंत सुनाए, तुरंत लटका दीजिए, 6 महीने मत रुकिए। समझे, याद नहीं रहा है तुरंत, कहता है झटपगनी पटमिया, ये होता ना, कहा जाता ना, झटमगनी पटमिया, तुरंत न्याय, मतलब फांसी दो, तुरंत लटका दो। अब इच्छा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, ठीक, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सा द्वारा घायल चिकित्सीय सहायता का अधिकार, स्थल पर महिला लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। ये सब कैसे है दोस्तों, इसी के अंतर्गत। अभी मैंने कहा निष्ठा का अधिकार जीवन एवं व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्भूत है, भाग है। इसे अभी 2018 का प्रश्न था IAS का, कब था दोस्तों, अनुच्छेद 21 के तहत का हुआ, तो भाग 3 में। कौन सा केस है, पुट्टा स्वामी केस। अभी हम लोग जस्ट निर्णय अभी जस्ट ऊपर एक्सप्लेन किए। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। पुट्टा स्वामी वाद में ऐसा निर्णय दिया गया है। निष्ठा का अधिकार कहाँ है दोस्तों, अनुच्छेद 21 में, ध्यान दीजिएगा। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार किसमें दोस्तों, 21 में है। किसमें है, 21 में है। गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार माना, किसके तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान का अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता, कौन देखते हैं। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता, अभी तो हम लोगों ने सब देखा, सब है। लेकिन मृत्युदंड का अधिकार नहीं, ध्यान देना है, आप मृत्युदंड का अधिकार नहीं है। ठीक है, जैसे कोई कहा जाता है ना कि मृत्युदंड के समझते क्या है। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया और कहा कि यह स्पष्ट है, मृत्युदंड, ध्यान देना है। अगर मान लो उसमें जीवन का अधिकार है, अब किसी को क्या हुआ, न्यायालय ने मृत्युदंड सुना दिया, अब वो ये न्यायालय में ये नहीं कह सकता भाई साहब तो हमारे जीवन का अधिकार चला गया। अब सोचो पहले, अब उनसे पूछा जाए भाई साहब जब आप किसी को मृत्युदंड कब दिया जाए, जब आप कोई जघन्य अपराध करें, ऐसा अपराध करें जो अच्छा में हो। उनसे पूछा जाए महोदय ये बताइए जब आप कर रहे थे तब क्यों कर रहे थे, है कि नहीं, यानी आपने किसी की हत्या क्यों की, आप उन लोगों के साथ क्यों किए। ठीक है, और प्लस इसमें जो एक होता है आत्महत्या का अधिकार, आत्महत्या अधिकार नहीं, आत्महत्या लिखते हैं, आत्महत्या का अधिकार नहीं होता, आत्महत्या जो है इसके अंतर्गत नहीं है। ये कोई नहीं कह सकते मेरा जीवन है मैं चाहूँ समाप्त कर दो, नहीं, इसमें दौड़ा पुलिस मारेगी, मार खाओगे कोर्ट दौड़ा के मारेगी आपको। ठीक है,
कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त नहीं होता? कौन सा नहीं होता दोस्तों? 20 और 21 हम लोग पढ़े थे, याद है? अनुच्छेद 359, याद रखिएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, ठीक है, ये क्या है? यही लिखा है अनुच्छेद 20 और 21। मैं समझा दिया हूं, एक्सप्लेनेशन देख लें। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के जीवन के अधिकार और राष्ट्रीय आपातकाल के में स्थित सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, ध्यान देना है। ये कहा गया है, जैसे होता हुआ क्या था जब 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, उस वक्त ऐसे कुछ प्रावधान किए, मतलब हुआ था, कुछ क्रियाएं की गई थी जिससे ऐसा लगा कि जीवन के अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। इसमें न्यायालय इसमें संशोधन करके ऐसा जोड़ा गया कि आप इसको समाप्त नहीं कर सकते। फिर है ज्ञातत्व है, यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषित हुआ है तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश से कोई या सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, ठीक है, यानी कोई या सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 21 या 20 को स्थगित नहीं किया जा सकता। यानी आप अनुच्छेद 20 या 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता। और ध्यान देना है, फिर इसमें है यदि युद्ध, वाह्याक्रमण और आपातकाल की घोषणा हुई है, क्या कर सकते हैं? 358 तहत क्या है? अनुच्छेद 19 क्या है? स्वतः ही निलंबित। स्वतः ही निलंबित मतलब यह है कि मान लो युद्ध आक्रमण हो गया, अनुच्छेद 21 में क्या है? वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संगम बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। पता लीजिए कहीं युद्ध चल रहा, आप चले गए सीमा पर, भाई अरे भाई साहब हमारे ये अधिकार है, हम जाएंगे सीमा पे, और पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, दुर्भाग्य से, और आपको उठा ले गए, क्या हुआ? ठीक, आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में निर्णय के कारण संविधान का अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र के विस्तार के शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था? कौन से दोस्तों? उन्नयन कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिए है, उच्चतम न्यायालय ने 1993 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के रूप में उन्नयन कृष्णन और बनाम भारत आंध्र प्रदेश में यह कहा था कि जो देश के नागरिक शिक्षा के मौलिक अधिकार प्राप्त है और अनुच्छेद 21 से निकला है, ठीक है। हालांकि यह निरपेक्ष नहीं है, इसकी विषय वस्तु मापदंड 45 और 41 आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा, ठीक। दोस्तों शिक्षा का अधिकार किसमें है दोस्तों? मूल अधिकार है। कब बनाया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं। कुछ चीज और देख लीजिए इसमें। सभी बालकों हेतु निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 45 से संशोधित करके नीति निर्देशक के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु के पूर्ण करने तक सभी बच्चों के आरंभिक शिशु ध्यान देना है। जो 46वां संविधान संशोधन, उसमें 3 प्रकार के संशोधन किए गए, मैं समझाता हूं आपको। पहला जोड़ा गया 21 का, इसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक। फिर जोड़ा गया 45 जोड़ा नहीं गया, 45 से पहले जो लिखा तो उसमें बदला गया। 45 में यह कहा गया 6 वर्ष से कम, यानी 6 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनको भी क्या किया जाएगा? शिक्षा देने का जो दायित्व है राज्य व्यवस्था करने की प्रयास करेगा। और एक अनुच्छेद और जोड़ा गया 51 का में 11वें नंबर पर जोड़ा गया, जिससे ये दिया गया कि जो अभिभावक है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है तो क्या करें? अपने बच्चों को यहाँ मतलब शिक्षा प्रदान कराएं, ठीक है। ये चीज इसमें उपलब्ध है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन बार बार पूछा जाता है, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा पारित किया गया, ठीक। और 1 अप्रैल से ध्यान दीजिएगा पूछा जाए, आखिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2009 से। लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010, ठीक है। शिक्षा का अधिकार एक मानवाधिकार भी है, ठीक। आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया दोस्तों? जोड़ा कब गया है? हालांकि इसमें 2 डेट नहीं किया, दिया क्या? 1 अप्रैल को। शिक्षा का अधिकार कैसे है? कौन सा एक
मानवाधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकार भी है। सूचना का अधिकार, अच्छा सूचना का अधिकार कब है? 2005 में है। काम का अधिकार, अच्छा मकान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 86 में। इसे देखिएगा, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अच्छा किसका था? राज्य का। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या करने के लिए अपरिहार्य। बिल्कुल, ये दोनों स्टेटमेंट सही, दोनों एक दूसरे का व्याख्या कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ है दोस्तों? अनुच्छेद 23 में और 24 में। देखते हैं क्या है। मानव देह व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी की निषेध, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता किसमें? 17 है, ये शोषण विरुद्ध नहीं है। अल्पसंख्यकों को हितों की सुरक्षा, ये भी नहीं है। किसमें है? अनुच्छेद 29 और 30 में लिखे है। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कारखानों में खदानों में बच्चों को नियोजन निषेध, इसका मतलब 1 और 4। ठीक है, भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार पर प्रतिषेध करता है। जबकि अनुच्छेद 24 क्या है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन में प्रतिषेध करता है। ठीक दोस्तों, बच्चों के लिए अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। ठीक, क्या है इसमें? एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक के किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं, मतलब ऐसे काम नहीं किया करने दिया जाएगा जिसमें क्या हो, उनके जीवन पे कोई समस्या आए। 24 किससे संबंधित है दोस्तों? पूर्ण निषेध है। पूर्ण निषेध मतलब यह है, इसको पूरी तरीके से रोका गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद बालकों के कारखानों में नियोजन को रोकता है? अनुच्छेद 24, जस्ट देख लिए। मूल अधिकार बालकों के शोषण को रोकता है, अनुच्छेद 24, जस्ट देख लिए। ICCPR अनुच्छेद बालकों को मानवाधिकार संबंधित है कौन दोस्तों? अनुच्छेद 24 से। क्या है इसका फुल फॉर्म देखते हैं। ICCPR यानी इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया। ठीक दोस्तों, जो 24 में है। फिर है अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद? दोषित के अभियुक्त को दोहरे दंड के स्वाभिसंसन को संरक्षण देता है। कौन से? अनुच्छेद 20 में, ध्यान देना है। संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। और अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त को किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिलाना। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने कोई अपराध किया, ठीक, अगर आप कोई अपराध करते हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि चलिए अभी आपको एक बार 7 साल सजा हुई, फिर आपको 10 साल सजा हुई, यानी आपको जो सजा मिलेगी एक ही बार मिलेगी और वही दिया जाएगा। ठीक, पहली चीज ये। और आपने अपराध किया या नहीं किया, ये जांच करना पुलिस का काम है, और कोई आपसे जबरदस्ती ये नहीं जांच करवा सकता कि अब नहीं आप दीजिए। ठीक, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अभी मैंने कहा 20(3), जस्ट भी हमने ऊपर पढ़ा। आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 20, भी जस्ट ऊपर चले हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? दोहरे दंड का, कायरता विरुद्ध का, यातना के विरुद्ध। यातना के विरुद्ध कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद इसमें शामिल है, इसमें अनुच्छेद 20 में ये शामिल नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण है। इसके तहत यातना का अधिकार शामिल नहीं है, यानी यातना के विरुद्ध कोई अधिकार निषेध शामिल नहीं है। जबकि दोहरे दंड का अधिकार अनुच्छेद 20(2) और कायरता विधि का 20(1). और कायरता विधि का क्या मतलब है? क्या समझ रहे हैं? कायरता विधि पोस्ट पैकेट लॉ, इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए आप कोई अपराध कर रहे हैं। क्या अपराध कर रहे हैं? मान लीजिए आप चोरी कर रहे हैं। जब आप चोरी कर रहे थे तो उस वक्त चोरी करने के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन जैसे ही आप चोरी कर लिए तो बाद में जब पता चला कि कानून बनाया गया, अब कोई चोरी करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा।
जब कानून बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको इसलिए सजा नहीं दी जाएगी कि आप पहले चोरी किए थे इसलिए आप चलिए दंड की नहीं। कानून बनने के बाद जो सजा दी जाती है इस पे याद आती है। ठीक दोस्तों, इसी खातिर कायदेतर विधि। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद के प्रदत्त है? ध्यान देना, अनुच्छेद 22 में। क्या है इसमें? संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, निश्चय, निरोध, संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया हो ऐसी गिरफ्तारी के कारण यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा निरुद्ध। इसमें ध्यान देना, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो कॉन्सेप्ट है और गिरफ्तारी का कॉन्सेप्ट है इसमें लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ अनुच्छेद दिया गया है आपको सुमेलित करने में। अब ये बताना है, मतलब पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है अनुच्छेद 22(1) स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। अच्छा, अनुच्छेद 22(4) क्या है? निवारक निरोध उत्पन्न कराने वाली कोई भी विधि 3 माह से अधिक है। अच्छा, मतलब ये ध्यान दीजिए, जो निवारक निरोधता होता है 3 माह से अधिक नहीं किया जा सकता। ये बात तो गड़बड़ है। ठीक है, और संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों को निर्धारण करेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक नियुक्त किया जाती है। संसद नहीं करती दोस्तों, ये करती है न्यायालय। न्यायालय की जांच की जाती है और एक कमेटी गठित की जाती है उसके द्वारा। ठीक है, देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 22(2) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान में मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी 24 घंटे की अवधि के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। इसका मतलब यह है, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा? आपको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, फिर कह रहा है अनुच्छेद 22(7) में यह प्राविधानित है कि संसद विधि द्वारा परिस्थितियों को निर्धारण कर सकेगी और जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकता, अन्यथा प्रश्न का सुमेलित है। ठीक, और ध्यान देना, इसमें मजिस्ट्रेट के ऐसी व्यक्ति को जो मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना उक्त अवधि के लिए अभिरक्षा निरुद्ध नहीं किया जाए। इसका मतलब क्या है? जब मजिस्ट्रेट की समिति कमेटी दे देगी हाँ इसको और बढ़ाया जाना चाहिए, तभी ही किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए कितने दिन तक रखा जा सकता है? 3 माह तक। कितने माह तक दोस्तों? 3 माह तक। आगे चलते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये भी बंदी प्रत्यक्षीकरण है। कितने दिन तक? 3 माह तक। ठीक है, इन बिना मुकदमा चलाए कितने दिन तक रखा जा सकता है? 3 माह तक। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। भारत में निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बगैर न्यायिक सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन के अधिकतम 3 माह तक रखा जा सकता है। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 22(4) के अनुसार बंदी बनाकर रखा जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 22(7) में तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत निर्धारित मामले में निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में बात लागू नहीं होती। इसका मतलब अधिकतम समय कितना होगा ये चीज में नहीं कहा गया है। ठीक दोस्तों, आइए 2023 वाला प्रश्न है, देखते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों के आंतरिक विक्षोभ से बचाएं। अच्छा, आंतरिक विक्षोभ मतलब यह है कि आंतरिक झगड़े को न होने दें। अच्छा, भारत के संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने में से छूट प्रदान करता है। अच्छा, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 जिसे हम पोटा एक्ट कहते हैं के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त को स्वीकृति के साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कौन सा सही है? केवल एक। कैसे? अब देखते हैं। और संविधान का अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति और प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे। प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंध के अनुसार चलाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 1 सही। अच्छा, संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा के निरुद्ध नहीं रहेंगे। मतलब किसी जिसको मतलब कि गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में उसको अभिरक्षा होनी चाहिए, या
उसकी रुचि के विधि के व्यवसाय को परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है, लिस्ट वर्ड में लिखा गया है, इसका मतलब ये है अगर किसी को आपने गिरफ्तार कर लिया है, उसको आप ये नहीं कह सकते, नहीं आपको अपने पसंद के विधि व्यवसाय से नहीं बात कर सकते, नहीं, वो उसका ये क्या है, राइट्स है। ठीक है। हालांकि हालांकि अनुच्छेद 22(3)(b) के तहत उपयुक्त बात निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति पर लागू नहीं। लेकिन ये चीज ध्यान देना है, अगर कोई व्यक्ति निरोध के तहत है, निरोध मतलब ये निरुद्ध के तहत है, इसका मतलब ये है गया तो 3 माह के लिए है। 3 माह के लिए जब है तो वह उसको यह राइट नहीं है कि आप चलिए अपने पसंद का करिए। क्यों? क्योंकि ऐसे वक्त तभी गिरफ्तार किए जाते हैं जो भारत की एकता अखंडता पे कोई प्रश्न लगाने का कोशिश करते हैं। ठीक दोस्तों, फिर देखिएगा, तदाप अनुच्छेद 22(5) के अनुसार निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, तब आदेश करने वाले प्राधिकारी यथाशीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह यह आदेश किन आधारों पर किया गया है। ठीक दोस्तों, यह आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्रशील अवसर देगा। क्या है? आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 की धारा 52 के तहत क्या है, भी गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस स्टेशन लाए जाने पर यथाशीघ्र एक विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार संसूचित किए जाने का उपबंध किया गया था। ठीक है, इसमें मतलब वो गलत है, मतलब कोई भी होगा अगर मतलब गिरफ्तार किया जाता है उसको ये चीज राइट है। ठीक दोस्तों, हम पीसेस वाला प्रश्न देखते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े प्रश्न हमको के लिए दिक्कत होंगे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है कौन कौन सा? धर्म के प्रचार करने का अधिकार है, अच्छा। सिखों की कृपाधारी का अधिकार है, अच्छा। राज्यों में समाज सुधार के विधि के निर्माण करने का अधिकार है, सही है। धार्मिक निकायों के लागू को धर्म में परिवर्तन कराने का, धार्मिक परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है, ध्यान देना है। कोई भी धर्म में परिवर्तन नहीं करा जा सकता, यानी ऑप्शन 4 गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार, राज्य को समाज सुधार विधि का अधिकार, सिखों को कृपा धारण करने और या रखने का अधिकार है, लेकिन धार्मिक निकाय को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं शामिल, कोई दौड़ा के मारे जाएगा। सिख किसके तहत धारण करते हैं? अनुच्छेद 25 के तहत धारण करते हैं ना, क्या है वो तो उसी में तो है। अनुच्छेद 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। ठीक दोस्तों, भारतीय संविधान अनुच्छेद में हिंदू शब्द किससे संबंधित है? हिंदू शब्द ध्यान दीजिएगा, पार्शियल नहीं, मतलब ने भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता। अगर कहेगा सम्मिलित करता तो ये तीनों आ जाए। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही हिंदू धर्म से जहां तक ओरिजिनेटेड है सम्मिलित किया गया, लेकिन पारसी इसमें शामिल नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है दोस्तों? यानी अधिकार के अधीन नहीं है। कौन कौन सा? मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य के, अच्छा, मानववाद के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संविधान का अनुच्छेद 25 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अतः ऐसे मानववाद सम्मिलित नहीं है। ठीक है। 26 में क्या है दोस्तों? प्रावधान मतलब क्या कहा गया है? अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों पर प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? इसका मतलब क्या? कौन से ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? ठीक है, कौन कौन सा है? एक, लोक स्वास्थ्य पे, अच्छा, शिक्षा पे नहीं लगाया जा सकता, सदाचार लगाया जा सकता है, स्वास्थ्य पर लगाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। अब सुमिलित करने के लिए है, कौन सा सुमिलित? अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम, अच्छा सही है। कारखानों में, ये भी सही है, ये भी सही है। धार्मिक कार्य प्रबंधन, ये भी सही है। शिक्षा संस्थानों पे अल्पसंख्यक वर्गों, ये ध्यान दीजिए अनुच्छेद 30 में है, ये अनुच्छेद 30 में है। ठीक है। क्या है? अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों में स्थापना प्रशासन का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 30 में प्राप्त है। बाकी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ठीक दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ भी सुमेलित करने के लिए है,
कौन सा सुमिलित नहीं? अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी सही। शिक्षण संस्थाओं में स्थापना ये अनुच्छेद 21 गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के मानव पसंद शिक्षा, जहां शिक्षा की बात होगा वहां क्या होगा? अनुच्छेद 30 होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना की बात की? फिर से वही प्रश्न है, अनुच्छेद 30। ध्यान दीजिएगा, हमने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है। यहाँ मैं तेजी से इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको चीजें रिकॉल हो जाएं। बस बार बार वही पढ़ेंगे तो टाइमिंग बहुत ज्यादा जाएगा, आप भी उब जाएंगे। ठीक, इसलिए मैं तेजी से चल रहा हूँ। और ज्यादा लेंदी वीडियो फिर बोरिंग हो जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों शब्द को परिभाषित नहीं करता। बिल्कुल सही, परिभाषित नहीं किया है। भारत में केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक की मान्यता की, एक ये ध्यान देने वाली बात है। भारत में जो है, हालांकि इसका ऑप्शन भी सही है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले एक्सप्लेनेशन करें तब बताते हैं आपको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) में कहा गया, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि शिक्षण संस्थानों में स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) क्या कहता है दोस्तों? शिक्षण संस्थाओं को सहायता में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग को प्रबंधन है। ठीक, मतलब इसका हम मतलब कि धार्मिक चाहे मदरसा हो चाहे हिंदू विद्यालय हो, आप उसमें आप क्या कर सकते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते। एक चीज ध्यान देना है। प्लस दूसरी ये ध्यान देना है, इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों की मान्यता प्रदान की गई है। आप प्रश्न का दोनों ही सही। ध्यान देना है, भारत की जो विशेषता है, यहाँ ज्यादातर करके धार्मिक अल्पसंख्यक की कम ही मान्यता मिलती है। हालांकि माना भले गया है, यहाँ सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यक मिलते हैं, न कि धार्मिक। हालांकि हम मानते हैं धार्मिक काम हमारा धार्मिक होता है, लेकिन होता है क्या है? भाषाई। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत संविधान मान्यता देता है कौन से दोस्तों? धार्मिक और भाषाई। मौलिक अधिकारों में लागू करने की शक्ति किसे दी गई दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? इसी पे अगर कोई कैसे समझा देता हूँ उसको, ऊपर हम लोग समझे थे। अगर कोई आपके न्यायालय का मतलब मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो क्या होगा? अनुच्छेद 32 तहत कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 226 तहत कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में। आप उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। यह अधिकार न्यायालय को कहाँ से मिलता है? अनुच्छेद 13 में क्या किया? न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति मिलती है, और इसी के तहत क्या करता है न्यायालय? उसको अनवैलिड घोषित कर देता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार संरक्षण कौन? न्यायपालिका। ठीक है, जस्टिस प्लान देखा है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट होता तो भी कर सकता है। हालांकि संविधान में क्या किया है? अनुच्छेद 32 का उल्लेख किया गया है, जिसमें डायरेक्टली आप जा सकते हैं। इससे अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार को अब संरक्षण कौन है दोस्तों? न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका। आगे चलते हैं। बार बार वही प्रश्न आता है। जैसे अभी अभिभावक पूछा है, संविधान के अभिभावक कौन है दोस्तों? तो कौन? उच्चतम न्यायालय। क्यों अभिभावक है? इसका मतलब है कोई समस्या होती है, कोई भी तो सुधार, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, निर्वचन की बात होता है, किसी निर्णय की बात होता है, तो कौन लेता है? उच्चतम न्यायालय ही लेता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। अच्छा, संविधान सभा की संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पंचायती राज प्रस्तुत की। अच्छा, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों की सुरक्षा भारत का राष्ट्रपति का धर्म। तो कौन का? राष्ट्रपति कितना अधिकार है? पढ़े लिखे तो होते नहीं, अंगूठा टाप राष्ट्रपति बन जाते हैं कभी कभी। इनको कुछ आता नहीं है, संविधान कर लेंगे नहीं। कौन करता है? न्यायपालिका में लोगों की है। क्या है आगे? कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 प्रदत्त है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसको मिला है? सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवृत्त किया गया है। आगे चलते हैं। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक आत्मा कहा कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। हम लोग एक्सप्लेनेशन देखे थे कि अम्बेडकर साहब ने क्या कहा? ये कहा संविधान की आत्मा कहा इसे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32
अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। यदि मुझसे उन्होंने कहा था, यदि मुझसे पूछा जाए संविधान का कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवा किसी दूसरे को अनुच्छेद को नाम नहीं लूंगा। ठीक है, और यह संविधान की आत्मा है। किसने कहा था? ये अम्बेडकर जी ने कहा था। आगे चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 32 डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा। बिल्कुल सही कहा, अभी जस्ट पढ़े हम लोग। अनुच्छेद 32 के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचारों का प्रावधान करते। बिल्कुल, ये क्या है? एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन कर देता है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। मैं थोड़ा तेजी हूँ ताकि जल्दी से खत्म हो जाए, ज्यादा टाइमिंग दिक्कत होगा। ठीक, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को हनन को रोकने के लिए रिट। अब इसमें आ गया, मुझे रिट पढ़ना है। पहले रिट एक बार समझा देते हैं आपको, जितने अब मैंने ऊपर समझाया आपको, फिर एक प्रश्न देख लें फिर समझा देते हैं क्या। पहले आइएगा, न्यायालय जो रिट जारी करता है 5 प्रकार करता है। कौन कौन सा? अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बात तो सही है। संसद को अधिकार है यह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों को प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल, संसद कानून तो बना ही सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी मैंने कहा 5 प्रकार के रिट है और संसद को यह अधिकार है। ठीक दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने के लिए है? कौन से दोस्तों? अनुच्छेद 32। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 32, आपके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न के एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रलेख में किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता का महान संरक्षक माना जाता है? कौन है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या हुआ? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको मतलब कोई संस्थान या अधिकारी या फिर कोई आपको बंदी बना लिया है, तो क्या होगा? आप न्यायालय इस रिट के द्वारा क्या कर सकते हो? उनको कहते छोड़ने की बात कह सकता है, कहता है। इसलिए क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम संरक्षक माना जाता है। किसको? बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश जिसके एक दूसरे की हिरासत में रखा गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते। व्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर अनुच्छेद 32 मतलब क्या? व्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब ये है अगर आपको कोई गिरफ्तार किया है उसके विरुद्ध ये स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इसे हम हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं। पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्चतम न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी करता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। ठीक है, यह उस मामले में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरुद्ध व्यक्ति तत्क्षण आजाद कर दिया जाता है और 40वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 के आपात की घोषणा काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब यहाँ सुमिलित करना है, ध्यान देना, ये अच्छा प्रश्न है आपके लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या? हम शरीर, मतलब शरीर की बात कर, ए में 4 यानी इसमें 4 हो गया। परमादेश माने हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देगा? प्रतिषेध मतलब हम मना करते हैं। उस अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से? ठीक, अधीनस्थ न्यायालय को क्या करें? मना किया जाए, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और आगे सम्मिलित करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हम शरीर, परमादेश हम आदेश देते हैं। ठीक, प्रतिषेध मैंने हम मना करते हैं। किसको? जब न्यायालय में जो बड़ी कोर्ट होती है छोटी कोर्ट को मना करती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मत जाइए, क्या प्रतिषेध होता है। ठीक दोस्तों, उत्प्रेषण मतलब होता है कि कोई जब न्यायालय कोई सुनवाई करता रहता है उसके चीजों को जब अधीनस्थ न्यायालय से कोई मांगता है बड़ा कोर्ट, उसे उत्प्रेषण कहा जाता है। अधिकार परीक्षक मतलब ये हो किस अधिकार से। ठीक है, अब वही चीज है, अब इंग्लिश में है, अब ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण हैव टू बॉडी कॉम चाहिए। प्रतिषेध, देखिए प्रतिषेध का ये नहीं होगा, टू बी सर्टिफाइड मतलब वो उत्प्रेषण होता है, इसका उत्प्रेषण होता है। ठीक है, बाकी सब सही है, ऑप्शन सी नहीं सही है। कैसे होता? अधिकार परीक्षा वाई विथ अथॉरिटी, इंग्लिश से ही आपको पता चल गया होगा, ये पीसीएस 2019 का प्रश्न है।
ठीक दोस्तों, एक बार देख लें, टू बी सर्टिफाइड मतलब उत्प्रेषण होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ना कि प्रतिषेध। प्रतिषेध के क्या होता है, प्रतिषेध के प्रोहिबिट होता है, प्रतिषेध की क्या होता है, वो प्रोहिबिट होता है। पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों को, यानी ना उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब ये होता है जब कोई न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय में दिए गए किसी निर्णय को पुनः परीक्षा करता है, उसे क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम कहते हैं। भाई जैसे न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया, अब उसको जांच करेगा क्या निर्णय सही है या नहीं सही है, तो क्या उत्प्रेषण होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसे कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। कौन सा है, उसे होता है मैंडस। मैंडस मतलब परमादेश। परमादेश मतलब होता है हम आदेश देते हैं, क्या देते हैं, हम आदेश देते हैं। इस प्रकार की याचिका द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त है, यानी जो उसको शक्तियां प्राप्त हैं, शक्तियों से बाहर अपना कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व को निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं परमादेश। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार किसमें है दोस्तों, 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, सोशल विरोध 24 और समानता का अधिकार ये, इसमें 4। ठीक, मिल गया, आगे चलते हैं। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, सोशल विरोध अधिकार 23-24 और समानता के अधिकार 14 से 18। अब कुछ सुमेलित करने वाली चीजें हैं, नीचे देख लीजिएगा। सुमेलित आपको पता होना चाहिए किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया, अब तक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है और ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, सुमेलित करने के लिए बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अनुच्छेद 16 में क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जात, लिंग के भेदभाव के या जन्मस्थान के निवास या इनमें किसी भी आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29(2) में क्या है दोस्तों, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जात, भाषा या इनमें किसी भी आधार पर राज्यों द्वारा संपोषित या राज्य के सहायता प्राप्त किसी करने वाले किसी शैक्षिक संस्थान से प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने, संचालित करने की उसको अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति को कानून को प्राधिकार की सेवा संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर सुमेलित है अस्पृश्यता, अच्छा 17 सही है। गिरफ्तारी के निरोध किसमें है, 22 है। ठीक है, 23 में, 23 में क्या है, शोषण के विरुद्ध, बाकी सुमेलित है। ठीक दोस्तों, देख लीजिएगा। अस्पृश्यता 17, कुछ दोषों में गिरफ्तारी 22 है, धर्म की स्वतंत्रता 25 है और अल्पसंख्यकों के संरक्षण 29 है। ठीक है, हम लोग ऊपर आर्टिकल देख चुके हैं, इसलिए एक बार सरसरी निकास देखते हुए चलिए बस। उपाधियों का अंत 18, धार्मिक मामले प्रबंधन 26। ठीक दोस्तों, अल्पसंख्यक भाषा का संरक्षण 29, शिक्षा का अधिकार 21 का। ठीक दोस्तों, सम्मिलित कर लीजिए, चलते हैं, देख लीजिए। उपाधियों का अंत 18, धार्मिक मामले स्वतंत्रता 26, अल्पसंख्यक संरक्षण 29 और शिक्षा का अधिकार 21। अब फिर मिल गया, केस मिल गया, कर्तव्य और फिर मिनरवा मेल। अच्छा, संवैधानिक मामले में अधिकारों का संशोधन कर सकती है। अच्छा, मूल ढांचे का सिद्धांत, जी हम लिए मूल ढांचे का सिद्धांत कब है, अनुच्छेद केशवानंद भारती केस में आया है। इसका मतलब क्या, CM4 जैसे ही आपने मिलाया, बाकी ऑप्शन मिल गया, आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये स्मार्ट तरीका होता है करने का एग्जाम हॉल में। इलिमिनेशन, इलिमिनेशन अगर आपको मिल गया तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वां संविधान संशोधन, संसद केशवानंद भारती संसद द्वारा मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है। और मूल ढांचे का सिद्धांत, इसी ध्यान देव, मूल ढांचे केशवानंद भारती किससे संबंधित थी, हो सकता है इसमें कुछ अलग दिया हो। और 2023 का प्रश्न है दोस्तों, क्या इसमें मौलिक अधिकार को संविधान भाग 3 में यूएस से बिल ऑफ राइट्स आधारित है, बिल्कुल सही है। संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। वैसे वैसा कोई अधिकार है मृत्यु का अधिकार किसी को हो सकता नहीं, ये ऑप्शन गलत है। अगर अभी ऑप्शन काटते ये कट जाता है, ये कट जाता है,
क्या पूछा है? गलत पूछा है, गलत है, देखिए ये गलत है, गलत है, इसका मतलब ये गलत है। फिर कह रहा भारत, ये पहला सही है, अगर पहला सही है तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। भारत का संविधान एक महत्वपूर्ण संघीय संविधान है। अच्छा, संघीय संविधान है, पूर्ण मतलब एक पूर्ण संघीय संविधान है भारत का, एक पूर्ण संघीय संविधान है? नहीं, पूर्णतः संघीय संविधान नहीं, ये ध्यान देना। क्यों? क्योंकि केंद्र को शक्तियां ज्यादा है, राज्यों को कम है। फिर क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। कौन से अधिकार को हटाया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन बी सी डी पहला सही था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, संविधान के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। इसके अलावा अमेरिका के संविधान उद्देशिका से विचार लिए गए, नए पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की शक्ति इत्यादि किया गया। मृत्यु का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक विशेषता भी पाई जाती है। किसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान क्या है? अर्ध संघीय है। ठीक दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के अनुसार मौलिक अधिकारों को संघित संविधान में सभी प्रावधानों का संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मूल संरचना में नहीं बदल सकते। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब